नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि पीसीएस के बीपीएससी करंट अपडेट प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में हम कुछ प्रश्नों के माध्यम से बिहार से संबंधित हाल फिलहाल की घटनाओं पर आपसे चर्चा करने की कोशिश करेंगे, ताकि इनसे संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आता है तो आप उसे ठीक कर सकें, अपनी परीक्षा क्वालिफाई कर सकें। तो चलिए आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न है, छठ पूजा के दौरान किस प्रकार का व्रत रखा जाता है। आपके ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन ए है फल और पानी के साथ उपवास किया जाता है। ऑप्शन बी है 24 घंटे का उपवास किया जाता है, बीच में भोजन सहित, यानी बीच में भोजन भी किया जाता है। तीसरा ऑप्शन है बिना पानी के 36 घंटे का उपवास किया जाता है। या चौथा ऑप्शन है सूर्योदय से सूर्यास्त तक उपवास किया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी देने की प्रयास कर सकते हैं। आप जब तक हम इसकी व्याख्या करें तब तक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका उत्तर बताइए। चलिए इसकी व्याख्या में इसका उत्तर स्पष्ट हो जाएगा। छठ पूजा के बारे में सामान्य परिचय हासिल कर लेते हैं। ये कितने दिवसीय त्योहार होता है? 4 दिवसीय त्योहार होता है और मुख्य रूप से बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के कई हिस्सों में इसको मनाया जाता है। सूर्य देव का विशेष रूप से सम्मान किया जाता है। सूर्य देव की पूजा इसमें की जाती है, पूजा अर्चना की जाती है और उसके पूजा अर्चना से संबंधित कई अनुष्ठान इसमें किए जाते हैं। जल निकायों में उपवास और प्रसाद सहित अनुष्ठान किए जाते हैं। अगर हम इसकी महत्व और मान्यताओं के बारे में बात करें तो सूर्य देव तथा उषा और प्रत्युषा देवी की पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम और सीता द्वारा अयोध्या लौटने के बाद सूर्य के लिए अनुष्ठान किया गया था, इस प्रकार की मान्यता है। अनुष्ठानों की बात करें तो 4 दिन का जैसा ये त्योहार है, तो प्रथम दिन नहाए खाए नामक एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान होता है, जिसमें जलाशयों में औपचारिक स्नान और शुद्ध भोजन की तैयारी की जाती है। दूसरे दिन खरना होता है, जिसमें शाम को एक बार भोजन किया जाता है और अगले 36 घंटों तक बिना पानी के उपवास शुरू हो जाता है। तीसरे दिन संध्या अर्घ होता है। जल निकायों के किनारे संध्या अनुष्ठान, डूबते सूर्य को फल और दिए अर्पित करना इसके अंतर्गत शामिल होता है। और चौथे दिन होता है भोर का अर्घ। उगते सूर्य को प्रातःकालीन अर्घ और कृतज्ञता के साथ इस छठ पूजा का सामान्य तौर से छठ का पूरे अनुष्ठानों का समापन होता है चौथे दिन। तो 4 दिन का दिवसीय त्योहार है और आप जानते हैं कि छठ त्योहार अभी हो रहा है और पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास से इसको मनाया जा रहा है। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, दरभंगा में एम्स परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 500 करोड़, 1000 करोड़, 1264 करोड़ या 1700 करोड़। इसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देने की कोशिश कीजिए। हम इसकी व्याख्या में इसके उत्तर को जान लेंगे कि इसका उत्तर क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 नवंबर 2024 को दरभंगा का दौरा करेंगे। इसी के कारण ये पूरा टॉपिक हमारी चर्चा का विषय बन जाता है। एम्स की आधारशिला वो रखेंगे पटना में। पहले एम्स के बाद बिहार के दूसरे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स की आधारशिला दरभंगा में रखी जाएगी। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है उत्तर बिहार में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे का विस्तार करना, उसको बढ़ाना, जिससे स्थानीय आबादी के लिए चिकित्सा सेवाओं को ज्यादा से ज्यादा बेहतर किया जा सके। एम्स के निर्माण पर लगभग 1264 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है, ऐसी उम्मीद है। और 750 बिस्तरों की सुविधा इस पूरे एम्स के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाएगी। अगर इसके अंतर्गत भूमि के अधिग्रहण की बात करें तो शोभन गांव के आसपास 187.44 एकड़ भूमि को चिन्हित किया गया है, जहां पर इस एम्स का निर्माण किया जाएगा। परियोजना सरकार की व्यापक प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना पहल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका उद्देश्य देश भर में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाना, उनका विस्तार करना, उनको बेहतर बनाना है इस पूरी परियोजना का उद्देश्य। तो आपने परियोजना के विषय में भी जान लिया और उत्तर भी जान लिया। जितना उत्तर है 1264 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में बेतिया राज एस्टेट का प्रबंधन कौन सा विभाग करता है? बेतिया राज एस्टेट कई कारणों से बिहार में लगातार चर्चा में रहा है, तो इसी से संबंधित ये प्रश्न है। प्रश्न में आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कोर्ट ऑफ वार्ड्स, ऑप्शन बी बिहार राजस्व बोर्ड, ऑप्शन सी वन विभाग, ऑप्शन डी कृषि मंत्रालय। चलिए इसकी भी व्याख्या देखने की कोशिश करते हैं और इसका उत्तर आप भी अपने मन से सोचने का प्रयास कीजिए। व्याख्या यह है कि बिहार सरकार बेतिया राज एस्टेट के अधिग्रहण पर विचार कर रही है। इसकी जो कीमत होगी वो
8,000 करोड़ रुपए से अधिक सामान्य तौर से अनुमानित की गई है। एस्टेट बिहार की कई जिलों में 15,000 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें 143.26 एकड़ भूमि उत्तर प्रदेश में भी विस्तारित है, वहां भी फैली हुई है। बेतिया राज एस्टेट की बात करें तो इसकी लगभग 50% भूमि पर एक अतिक्रमण सामान्य तौर से बताया जा रहा है कि इसकी 50% भूमि अतिक्रमण से संबंधित है। विशेष रूप से पश्चिमी चंपारण में 6,500 एकड़ का लगभग 66% और पूर्वी चंपारण में 3,219 एकड़ का 60% अतिक्रमण से प्रभावित है। इसका मतलब यह है कि बेतिया राज की लगभग 50% की भूमि पर अतिक्रमण सामान्य तौर से अनुमानित किया गया है और इसीलिए अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय बिहार सरकार लेने जा रही है। पहले इस संपत्ति का जो प्रबंधन है वो कोर्ट ऑफ बोर्ड्स द्वारा किया जाता था। वर्तमान में इसकी देखरेख बिहार राजस्व बोर्ड के द्वारा की जा रही है, उसी के द्वारा की जाती है, जिसमें प्रशासन के लिए एक जिला मजिस्ट्रेट और 2 क्लर्क स्तर के अधिकारी होते हैं। एक जिला मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकारी होते हैं और 2 क्लर्क इसमें शामिल होते हैं। अगर बेतिया राज एस्टेट की बात करें तो इसको राज्य के स्वामित्व में हस्तांतरित करने के लिए एक विधेयक नवंबर-दिसंबर 2024 के विधानसभा सत्र के दौरान पेश किए जाने की पूरी उम्मीद है और इसी के कारण यह पूरा टॉपिक चर्चा में आ जाता है। इसके बारे में सामान्य तथ्यों को हमने जान लिया। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा निम्नलिखित में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मंजूरी प्रदान नहीं की गई है? आपको बताना है कौन सी भाषा को मंजूरी हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा प्रदान नहीं की गई है शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा प्रदान करने से संबंधित। आपके ऑप्शंस क्या हैं? आपके ऑप्शंस हैं प्राकृत भाषा, पाली भाषा, असमिया भाषा या मैथिली भाषा। इसका भी उत्तर देने की कोशिश कीजिए, मन में सोचने का प्रयास कीजिए और व्याख्या में इसका उत्तर बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या को देखने का प्रयास करते हैं। हाल ही में यह मुद्दा चर्चा में इसलिए आया क्योंकि हाल ही में अक्टूबर में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा कई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान करने के लिए अनुमति प्रदान की गई, मंजूरी प्रदान की गई और इसमें बिहार सरकार की लगातार आलोचना हुई कि उसने मैथिली भाषा को लेकर के अपने मुद्दे को आगे नहीं बढ़ाया ताकि मैथिली भाषा को भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हो सके। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से आवश्यक प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण मैथिली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिए जाने का अवसर नहीं मिल सका है। इस तरह की बातें लगातार कही जा रही हैं। अक्टूबर 2024 में 5 अन्य भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्रदान किया गया है। तो कौन कौन सी भाषाओं को हाल ही में दर्जा प्रदान किया गया है शास्त्रीय भाषा का? वे भाषा है पाली, प्राकृत, बंगाली, असमिया और 5वीं भाषा है मराठी। इन 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान कर दिया गया है। मैथिली की उम्मीद थी लेकिन मैथिली को यह दर्जा नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला? इसके अंतर्गत कई तरह के आरोप प्रत्यारोप हैं। अगर हम इसके अंतर्गत किस प्रकार से शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया जाता है, उसका प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है, उसकी बात करें तो किसी भाषा का शास्त्रीय भाषा के रूप में वर्गीकरण एक भाषा विज्ञान विशेषज्ञ समिति द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसमें केंद्रीय गृह और संस्कृति मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के साथ साथ कई भाषाई विशेषज्ञ शामिल होते हैं, जिसकी अध्यक्षता साहित्य अकादमी के अध्यक्ष करते हैं। बिहार स्थित मैथिली साहित्य संस्थान ने 300 पृष्ठों का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसे केंद्रीय गृह मंत्रालय को नहीं भेजा गया, जिससे समिति द्वारा उस पर विचार नहीं किया जा सका और इसी के कारण तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। अगर हम मैथिली भाषा की सामान्य जनसांख्यिकी के बारे में बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मैथिली भाषा बोलने वालों की जो संख्या है वो लगभग 12 मिलियन है, यानी 1 करोड़ 20 लाख के आसपास है। मैथिली को वर्ष 2003 में संविधान की 8वीं अनुसूची में एक आधिकारिक भारतीय भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की जा चुकी है और साथ ही यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी की मुख्य परीक्षा में एक ऑप्शनल विषय के रूप में भी इसको शामिल किया जा चुका है, एक वैकल्पिक विषय के रूप में भी इसको शामिल किया जा चुका है, जो इसके बढ़ते भाषाई महत्व की तरफ इंगित करता है, संकेत करता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जनहित याचिका के अनुसार बिहार में पुल ढहने की घटनाएं किस प्राकृतिक परिस्थिति के कारण होती हैं? आपके ऑप्शंस हैं अत्यधिक गर्मी, भूकंप, भारी वर्षा और बाढ़, तेज हवाएं। इसका उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। इस व्याख्या के अंतर्गत हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका पर लगातार
एक जनहित याचिका पहले दायर की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की जनहित याचिका पर हाल ही में विचार करने का फैसला लिया है। इसी के कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार के पुलों की सुरक्षा के संबंध में एक जनहित याचिका यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL पर विचार करने पर सहमति व्यक्त की है, जहां हाल के महीनों में कई पुल ढह गए थे। बिहार में आपने देखा होगा कई प्रकार की इस तरह की घटनाएं हमें देखने में आई है कि लगातार पुल ढहने की घटनाएं और उनके विजुअल्स सामने आते रहे हैं। जनहित याचिका में संरचनात्मक ऑडिट यानी स्ट्रक्चरल ऑडिट और पुलों को मजबूत बनाने या ध्वस्त करने के लिए मूल्यांकन हेतु एक विशेषज्ञ पैनल के गठन की मांग इस जनहित याचिका के अंतर्गत की गई है। अगर पुल ढहने की पृष्ठभूमि के बारे में देखें कि हाल ही फिलहाल में किस प्रकार की बिहार में इससे संबंधित घटनाएं हुई हैं, तो मई 2024 से जुलाई 2024 के बीच बिहार में सीवान, सारण, मधुबनी, अररिया, पूर्वी चंपारण और किशनगंज जैसे जिलों में कम से कम 10 पुल ढहने की घटनाएं हुई हैं। भारी वर्षा और बाढ़ को इन घटनाओं के लिए संभावित कारण बताया गया है। तो आपको यहां से उत्तर भी मिल जाएगा कि इस PIL में किस प्रकार से संभावित कारणों पर चर्चा की गई है। जनहित याचिकाओं में मांग की बात करें तो अधिवक्ता ब्रजेश सिंह द्वारा ये जनहित याचिका पेश की गई है, दायर की गई है। उनके द्वारा दायर जनहित याचिका में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार पुलों की वास्तविक समय पर निगरानी की मांग की गई है कि लगातार उनकी निगरानी करते रहें, वास्तविक समय पर रियल टाइम पर उनकी निगरानी होती रहे ताकि पुल ढहने की घटनाओं पर नियंत्रण लगाया जा सके। इसमें बिहार की बाढ़ के प्रति संवेदनशीलता को भी दर्शाया गया है कि बिहार के अलग अलग प्रकार के जो अलग तरह के जो विभिन्न जो क्षेत्र है वो किस प्रकार से बाढ़ के प्रति संवेदनशील है, वहां लगातार बाढ़ आने की संभावना बनी रहती है। बिहार में 73% क्षेत्र ऐसा है जो बाढ़ प्रवण क्षेत्र है, यानी वहां पर बाढ़ आने की संभावनाएं बनी रहती हैं, जिससे संरचनात्मक अखंडता की आवश्यकता बढ़ गई है। इसका मतलब है कि इस प्रकार के स्ट्रक्चरल निर्माण की आवश्यकता बढ़ गई है जिससे कि ढहने की संभावनाएं कम हो जाएं, जिसमें लगातार ऑडिट करते रहने की भी आवश्यकता लगातार बनी हुई है। अगर अलग अलग तरह की संरचनात्मक जो संरचनाएं हम खड़ी करते हैं, चाहे पुलों के रूप में करते हैं या अन्य संरचनाएं हम खड़ी करते हैं, उनका पर्याप्त समय पर ऑडिट होता रहे, रियल टाइम पर ऑडिट होता रहे, तब हम उनकी खामियों का पता लगा सकते हैं और इस तरह की घटनाओं को होने से रोक सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों का सम्मान करना। ऑप्शन बी, निवेशकों को बिहार में निवेश के लिए आकर्षित करना। ऑप्शन सी, राज्य के पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रमों का प्रचार करना। ऑप्शन डी, बिहार की सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करना। इसका भी उत्तर आप सोचने का प्रयास कीजिए। हालांकि इसका उत्तर बेहद आसान है, क्योंकि इस तरह के शिखर सम्मेलनों का उद्देश्य सामान्य तौर से निवेश को आकर्षित करना ही होता है। हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य की बढ़ती आर्थिक और व्यावसायिक क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 निवेशक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है, जिसका उद्देश्य है विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, बुनियादी ढांचा यानी जो कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, कृषि और प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करना इस तरह की शिखर सम्मेलन का महत्वपूर्ण उद्देश्य है तथा व्यापार वृद्धि के लिए बिहार के अनुकूल वातावरण को प्रदर्शित करना भी इस शिखर सम्मेलन का एक उद्देश्य रहा है। इसमें एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म का भी निर्माण होता है, यानी जो लोग बिहार में निवेश करना चाहते हैं तो उनके लिए एक तरह की प्लेटफॉर्म का निर्माण करता है कि उनको बिहार के बारे में सामान्य तौर से जानकारी प्राप्त हो सके, बिहार की नीतियों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो इस आयोजन ने उद्योग जगत के नेताओं, सरकारी अधिकारियों और वैश्विक निवेशकों के बीच नेटवर्किंग के लिए, संवाद के लिए एक मंच प्रदान किया है, जिससे बिहार की अर्थव्यवस्था में सहयोग के अवसर बढ़ाने में आने वाले समय में लगातार मदद मिलने की संभावना बनेगी। इसमें किस तरह की चीजों पर फोकस करने की संभावना है? नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी, IT यानी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, पर्यावरण, पर्यटन और कृषि व्यवसाय जैसे क्षेत्रों पर जोर राज्य के आर्थिक प्रदर्शन में विविधता लाने की योजना की ही अनुरूप है। इन सेक्टर्स पर जोर दिया जाएगा, चाहे वो नवीकरणीय ऊर्जा का सेक्टर हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सेक्टर हो, पर्यटन हो या कृषि व्यवसाय हो। चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा यानी बिहार की किस जिले की सीमा पश्चिम चंपारण जिले से लगती है? आपके ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन है गोपालगंज, सीवान, सारण या मुजफ्फरपुर।
चलिए एक नक्शे के माध्यम से इसके उत्तर को जानने की कोशिश करते हैं। पश्चिम चंपारण जिले की अवस्थिति आप देख रहे हैं कि यहां पर है। इसकी सीमा नेपाल से भी लगती है, इसकी सीमा उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों से भी लगती है और बिहार के 2 जिलों से इसकी सीमा लगती है। 2 जिले कौन कौन से हैं? गोपालगंज और पूर्वी चंपारण है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा? गोपालगंज, क्योंकि सिवान, सारण और मुजफ्फरपुर से इसकी सीमा नहीं लगती है। सिवान आप देख सकते हैं यहां पर है, सारण यहां पर है और मुजफ्फरपुर यहां पर है। बिहार के सभी 38 जिलों की अवस्थिति के बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन से जिले की सीमा किस अन्य जिले से लगती है और साथ ही इन सभी जिलों में से कौन से ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाती है, जैसे जिनकी सीमा नेपाल से लगती है, और साथ ही कितने जिलों की सीमा भारत के अन्य राज्यों के जिलों से टकराती है। ये सभी प्रश्न आपसे पूछे जाने की संभावना है। अब आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और आज का अभ्यास प्रश्न है, बिहार की सीमा कितने भारतीय राज्यों से लगती है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।